हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे हम लोग जनरल ज्योग्राफी यानी कि आपके सामने दिख रहा होगा सामान्य भूगोल और भारत का भूगोल करके लिखा गया है। ये टोटल आपका पॉइंटर है और इस पूरे पॉइंटर की सीरीज़ में हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों के जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए प्रश्न हैं केवल ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसी का पॉइंटर के रूप में यहाँ पे दिया गया है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग ये टोटल आपका किससे संबंधित है, बिहार पीसीएस से संबंधित है। बिहार में जो ज़्यादातर वैकेंसियाँ उससे संबंधित है कि वहाँ पे भूगोल से संबंधित कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये पूरा जो वीडियो है न केवल आपका बिहार से जो भी पेपर आप देने जा रहे हैं उससे संबंधित होगा, वहाँ पे पूछा जाना है डेफिनेटली। यहाँ पे मान के चलिए कि अगर बिहार में 10 प्रश्न आपका भूगोल से आएगा तो 3 से 4 प्रश्न इसी वीडियो से आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। ना केवल बिहार में बल्कि किसी भी स्टेट की आप बात करें तो जनरल स्टडीज़ का जो ज्योग्राफी का टॉपिक है वो आपका पीजीटी में भी होता है, टीजीटी में भी होता है, यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट जीआरएफ में भी यहाँ से आप देखेंगे कई प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो छोटी मोटी परीक्षाओं के लिए तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और पूरा हम लोग यहाँ पे करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लिए, जीएस बाय दिवाकर करके एप्लीकेशन है, वहाँ से जाके आप सारे कोर्सेज भी वो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को हम लोग कवर करते हैं, थोड़ा डिटेल भी मैं करते ही चलूँगा। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है, परंतु इसकी जो जनसंख्या है वह कितनी है, तो जनसंख्या आपका लगभग 17% है। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि जो विश्व का टोटल पॉपुलेशन है उसमें भारत का जो पॉपुलेशन पार्ट है वो कितना है, 17 है। कहीं कहीं आपको 17.5 मिलेगा या 16.5 भी दे सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे देखिएगा, अगर एग्जैक्ट 17 है तो 17 को फॉलो करिएगा, तो ये ऑलमोस्ट में है। ठीक है, अब ये प्रश्न आपका 39 जो बीपीएससी है यानी बिहार पीसीएस जो पेपर होता है उसमें पूछा गया, बहुत आसान सा प्रश्न भी है ये, और ये आप लोगों को पता भी होगा, आसान सा ही है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है कि भारत के जो विस्तृत है वो किन किन जो है लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के बीच इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपका दिया गया है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन बनाया गया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जनरली आप देखते हैं कि भारत का जो विस्तार है साउथ से और नॉर्थ में अगर यहाँ पे देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से ये 37 डिग्री 6 मिनट है। और इधर आपका जो देशांतरी विस्तार है वो आपका कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट, और इधर आपका कितना है, ये 67 डिग्री, ये 68 मिनट है। ठीक है, तो ऐसे आपका है। तो वही यहाँ पे कह रहा है भारत का जो भारत विस्तृत है 17 का तो कोई नहीं, 17 मिनट का वो आपने देखा ही, 37 डिग्री 6 मिनट है, तो इसमें कोई भी सही नहीं है, इसीलिए ये दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, अब देखिए नीचे आपका यहाँ पे दिया भी गया है नोट करके, जो आप देख रहे होंगे इंग्लिश वाले जो हैं वो भी आप देख लीजिए नोट में। भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये आपका विस्तृत है। भारतीय मानक समय जो IST है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, और ग्रीनविच टाइम, इनके बीच जो समय का अंतर होता है कितना होता है, 5.5 घंटों का होता है। कई बार पूछा गया, देखिए बीपीएससी 45 में पूछा गया है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा उसको क्या बोला जाए, मैकमोहन है, ये 67वें बीपीएससी में पूछा है। तो आसान से प्रश्न है, वन लाइनर टाइप के हैं, जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी है वो तो आसानी से कर ले जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको लगेगा कि हाँ इसको देखना चाहिए था। आगे देखिए, भारत में भू आकारों की संरचना से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत जो संरचना की दृष्टि से मेघालय पठार जो दक्कन पठार का ही भाग है, कई बार आपसे पूछा जाता है। और कश्मीर घाटी की जो रचना है कैसी है, ये जियो सिंक्लाइन या समअभिनति के रूप में हुई है। गंगा मैदान की जो रचना है कैसी, अग्रगर्त में हुई है। इसका मतलब ये है कि जो गर्त होता है उसके बारे में यहाँ पे बात करेगी, जो टेथिस भूसन्नतियाँ थी। ठीक है, और इधर आपका गंगा का पूरा मैदान क्या था कि यहाँ पे आपका गहरा था और यहाँ पे आपका नदियों के अवसाद जमे हुए। ठीक है, तो गंगा के मैदान क्या कह रहा है कि 1
के रूप में वर्णित किया जाता है। तो गंगा का जो पूरा विशाल मैदान है कैसा है, ये जियोसिंक्लाइन है। जियोसिंक्लाइन आप जानिए क्या होता है, भू अभिनति। इस तरह से भू अभिनतियाँ बनती हैं। इधर आपका हार्ड रॉक होता है, बीच में ये सॉफ्ट रॉक होती है, ठीक है, और बाद में ये आपका नदियों का अवसाद इसमें जमा होता रहता है और इन फ्यूचर में ये क्या हो जाता है, एक मैदान का रूप धारण कर लेता है। अब ये छोटा नहीं होता, बहुत विस्तृत रूप में होता है। इसी आधार पर एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ नेपाल हिमालय में क्यों पाई जाती हैं। तो ये समझिए कि आपका हिमालय का ये 33 भूसन्नति जो थी वो ये आपका है। तो सबसे ज़्यादा अवसाद कहाँ पे बीच में जमा होंगे, तो बीच में आपका नेपाल हिमालय आ जाता है। तो सर्वाधिक जो उत्थान होगा, प्रेशर पड़ेगा, इधर उतना होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इधर अवसादों की मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जाती है, इधर ज़्यादा है, तो यहाँ पे उत्थान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए ज़्यादातर जो ऊँची चोटियाँ हैं हिमालय की वो कहाँ पे हैं, नेपाल हिमालय में है। करेक्ट है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत प्रदेश कौन सा है, तो ये आपका शिवालिक है। शिवालिक को फुटेल एरिया बोलते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था, तो शिवालिक श्रेणी जो है आपकी कब बनी थी, सिनोजोइक टाइम पीरियड में। अब देखिए ये आपका टर्शियरी वाला जो रीजन है उसी में सब आपकी पूरा हिमालयी श्रेणियाँ बनी थी, ठीक है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की जो लंबाई है, तो यानी कह रहा है कि रोहतांग दर्रे में जो आपका अटल सुरंग बनाई गई है ये हिमाचल प्रदेश में है। इसकी लंबाई कितनी है, 9 किलोमीटर है, ठीक है। 9.02 एग्जैक्ट याद रखिए क्योंकि ये पूछा जाता है। हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो किसको करती है, पूर्वी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को पार करती है। अब देखिए 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था, तो जिनको बिहार का कोई पेपर देना उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है तो आपके लिए ये पूरा आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पे निम्नलिखित पहाड़ियाँ स्थित है, कौन सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। कह रहा है कि इस पहाड़ी का पूर्वी और पश्चिमी घाट किससे मिलता है, तो नीलगिरी से ही मिलता है। अब देखिए ये जो टोटल हम लोग कर रहे हैं ना, ये आपका कहाँ पे दिया गया था, ये आपका है, ये आपका घटना चक्र का है। तो घटना चक्र की जो ऐप है उस पर भी आप जाके इसको प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई के दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वतों की खोज की है। इस पर्वत का क्या नाम रखा गया, अब देखिए ये आपका पूछा गया, रमन सागर पर्वत का नाम रखा गया है, ठीक है ना। आगे आ जाइए, इसको थोड़ा और जूम कर दे रहे हैं। चलिए जिनको पीडीएफ चाहिएगा तो पीडीएफ आपको इसका कहाँ मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ऑनलाइन GS बाय दिवाकर, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, आप जाके टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइए। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं। पश्चिमी घाट का मतलब क्या हुआ, ये वाला रीजन, ठीक है ना। ऊपर आपका क्या हो गया, ये सह्याद्री हो गया। कन्याकुमारी से तटीय जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे आपका कौन सी, कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ हैं। कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार में से इस पहाड़ी पर चाय के बागान नहीं, कह रहा है कि इन सभी में से कौन सी ऐसी पहाड़ी जिस पे चाय के बागान नहीं है, तो गुजरात क्षेत्र में आ जाइए, वहाँ पे चाय के बागान नहीं, तो गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो कौन सी है, तो ये देखिए K2 गार्डविन ऑस्टिन, ये ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 गार्डविन ऑस्टिन, इसको ही करेक्ट करिएगा। ये देखो है कि भारत में पूर्णतः स्थित जो है वो आपका कंचनजंगा है। अब रीजन ये समझिए, क्योंकि ये आपका अभी क्या है, K2 गार्डविन ऑस्टिन ये आपका POK में है, ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जो अभी आपका बलूचिस्तान वाला क्षेत्र आता है वहाँ पे ये आपका स्थित है। लेकिन हम लोग अपने नक्शे में इंडिया दिखाता है, ठीक है। तो अविवादित रूप से अगर प्रश्न आए कि सबसे ऊंची चोटी भारत में स्थित कौन सी है, तो कंचनजंगा होगी, या तो आपका केवल भारत की पूछे तो ये आपका K2 गार्डविन ऑस्टिन हो गया। आगे नेक्स्ट देखिए, जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर, इनमें से कौन सा दर्रा है जिसकी ऊंचाई सर्वाधिक है, ठीक है, तो नाथुला है सबसे ऊंचा। हिमालय में हिमरेखा किनके बीच होती है, तो 4300 से 6000 मीटर जो हिमालय की हिमरेखा का मतलब क्या हो गया, हिमालय की मतलब कि ऐसा एरिया या ऐसा क्षेत्र है उसमें होता है कि जिसके ऊपर क्या हो, जिस लाइन के ऊपर क्या हो, पूरा हमेशा बर्फ जमा रहे, तो ये आपकी क्या होती है, हिमरेखा होती है। तो ये वेरी करती है कितना, 4300 से 6000 मीटर पूर्व की तरफ जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे ये और ऊपर चली जाती हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए थे,
कब जो है ये सेनोजोइक टाइम पीरियड में। छोटा नागपुर पठार जो है कैसा है, ये अगर गंभीर है। दंड कारण क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। अब देखिए दंड कारण कह रहा है कि किस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा या किस में आएगा ये, तो ये आपका उड़ीसा में भी आएगा दंड कारण। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे देखिए सभी में विस्तारित है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो दे रहा है ये सभी आपका इसमें आ जाएगा। मेघालय पठार का अंश कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन में जो दिया गया था भुवन पहाड़ियाँ, वो आपका इसमें शामिल नहीं था। लक्षद्वीप टापू जो है ये अवस्थित है कहाँ पे, ये आपका दक्षिण पश्चिमी भारत में। ठीक है। अब देखिए ये आपको लग रहा होगा केवल ये चीज़ें दी गई हैं, तो इससे फ़ायदा ये है कि आप फटाफट जो है पूरा एक रिवीजन समझ लीजिए कि आप रिवीजन के तौर पे इसको देख सकते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, ये आपके 36 हैं। द्वीपों का समूह जो लक्षद्वीप है किसका है, प्रवाल द्वीप है। इस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, कहाँ पे, कैम्बे की खाड़ी में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह आपका किसका पार्ट है, विदर्भ जो क्षेत्र है, विदर्भ का पठार आपने पढ़ा होगा, तो महाराष्ट्र में है ये। ठीक है। पाट जो प्रदेश है, पाट रीजन है, वो कहाँ पे है, तो पाट आपका झारखंड में। जब झारखंड पीजीटी आप देते होंगे या झारखंड का कोई एग्जाम आप देने जाएंगे, तो वहाँ की ज्योग्राफी में आप देखेंगे इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है पाट रीजन का। ठीक है ना। आगे आ जाइए। दिया है कि झुमरी तलैया जो रेडियो पर गीत की फरमाइशों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका झुमरी तलैया कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो ये आपका झारखंड में। क्षेत्रफल के अनुसार निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। ठीक है। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत के बड़े 3 राज्य कौन से हैं, सबसे बड़ा आपका जो है राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। ठीक है। ये टॉप 3 हैं, और देखिए बार बार आपसे ये पूछे गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ा इनमें से मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका यूपी हो जाएगा, फिर आपका आंध्रा हो जाएगा, फिर बिहार होगा। ठीक है ना। अवरोही का मतलब क्या होगा, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। आ जाइए नेक्स्ट में। यहाँ पे आपका दिया गया भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है, तो ये आपका बिहार है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है असम, तो ये टोटल 7 से है। भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से भारत के लेह, अब देखिए यहाँ से ये भी दे दिया ना कौन सा राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है, कौन सा राज्य कितने इंटरनेशनल कंट्री से या कितने कंट्री से बाउंड्री बनाता है। इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो छोटे मोटे प्रश्न हैं लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से भारत के लेह, कच्छ, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कच्छ जिला सबसे बड़ा है। गुजरात की राजधानी आपकी कहाँ पे है, गांधीनगर। तो ये सब तो मान लीजिए कि हलवा सा प्रश्न है। आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है, तो राजस्थान की आपकी जयपुर हो जाएगी, ये तो आप जान ही रहे हैं। भारत के इसमें किस भाग में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है, तो आपका दक्षिण भारत में है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक में से इस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई। तो जनजातियाँ कहाँ पे नहीं पाई जाती, एसटी आपकी हरियाणा और पंजाब में नहीं है। बोडो निवासी कहाँ पे हैं, गारो पहाड़ियों के हैं बोडो। और गारो जो जनजाति है कहाँ पे ये आपकी पाई जा रही है, गारो, खासी और जयंतिया। तो ये आपका असम में भी है, मेघालय में भी है, मिजोरम में भी गारो पाए जाते हैं। भील जनजातियाँ कहाँ पे हैं, तो भील आपकी महाराष्ट्र में भी हैं, एमपी में भी पाई जाती हैं। ठीक है। कोल भील किस जनजाति और राज्य का कह रहा है कि सही नहीं है, तो जो टोडा है इसमें कह रहा है कि केरल का। ठीक है। भरमौर जनजातियाँ क्षेत्र इस प्रांत में स्थित हैं, तो भरमौर कहाँ की जनजाति है, हिमाचल प्रदेश की। गंगा की जो जलोढ़ मृदा है इसकी गहराई लगभग कितनी है, तो ये लगभग 6000 मीटर तक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब जो गंगा का जो मैदान है, यदि मैदान नहीं होता तो यहाँ पे गहराई कितनी होती, लगभग 6 किलोमीटर के आसपास। 6000 मीटर का मतलब वही हुआ। किस नगर में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, तो देवप्रयाग में। देवप्रयाग हमने बताया था, DAB से ट्रिक याद रखिएगा, DAB। ए से क्या हो गया अलकनंदा, बी से आपका भागीरथी और डी से आपका देवप्रयाग। जैसे कर्णप्रयाग कहाँ पे, KAP, अलकनंदा और पिंडार। ठीक है। रुद्रप्रयाग जैसे RAM, अलकनंदा और मंदाकिनी। तो अलकनंदा सभी में है, जो पंचप्रयाग हैं उन सभी में है। ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है, तो प्रवाहित होने वाली है नदी जो है ये कौन सी है, गंगा है। निम्न में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। ठीक है। निम्न में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है,
ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपका जो दिया गया है नोट में, बराकर और उत्तरी कोयली गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं, यानी कि इनकी सब रिवर हैं जो इसमें ला के अपना जो है बाद में, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित नदी फतुहा के पास, गंगा में कौन सी नदी फतुहा के पास, पुनपुन जो है गंगा में मिलती है फतुहा के पास। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ से और क्या चीज़ें देखनी है कि कौन सी नदी किसकी सहायक है और वो कहाँ पे उस नदी में मिल रही है, यानी कि मुख्य नदी में कहाँ से मिल रही है। बेसिकली आप गंगा को याद रखिएगा कि गंगा में जो नदियाँ हैं, जैसे सोन आपकी पटना में मिलती है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि कौन किसकी सहायक है और कौन कहाँ पे किससे मिलती हैं। तो ये आपको एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे आ जाइए। भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र को ही कहते थे। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से जिस नदी का स्रोत है वो नदी कौन सी है? तो तिब्बत मानसरोवर से निकल रही ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये तीनों निकल रही हैं। मानस नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो मानस लोहित, ठीक है। ये सभी नदियां जो है आपकी ब्रह्मपुत्र की हैं। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी की है? तो भ्रंश की जो नदियां हैं बहने वाली वो नर्मदा है, तापी और दामोदर है। ये भी ध्यान रखिए, दामोदर भी इसमें है। सोन, नर्मदा और महानदी अमरकंटक से निकलती है, लेकिन ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि अमरकंटक से एग्जैक्ट जो है सोन और नर्मदा निकलती है, लेकिन महानदी अमरकंटक से दक्षिण में सिहवा की पहाड़ी है, वहाँ से जो है महानदी की ओरिजिन होती है। तो बेसिकली इसको विस्तृत स्तर पे हम लोग अमरकंटक कह सकते हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो नर्मदा और तापी पश्चिम की तरफ जाती हैं इधर, ठीक है। कावेरी नदी कौन कौन से राज्यों से होके जाती है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से। तेल नदी जो है किसकी सहायक नदी है? ईव, तेल, ठीक है। ये सभी नदियाँ आपकी महानदी की सहायक नदी हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे भी आपका प्रश्न दिया गया है और इसमें आपको लगाने भी है प्रश्न। ये 66 बीपीएससी में पूछा है, 67 में। हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से अगर तुलना करना पड़े तो आपको क्या करना है कि हिमालय की जो नदियाँ वो क्या है, हमेशा उसमें जल होता है, 12 मासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं किस पे निर्भर करती हैं? वर्षा पे निर्भर करती हैं, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में कहीं पे भी आपका ग्लेशियर वगैरह है नहीं। इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे ये सब इशू होते हैं कि गर्मी में कई नदियाँ वहाँ की आपकी सूख जाती हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, तो ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि हिमालयी नदी, हिमालय जो उच्च है वो उसका ज़्यादा है, प्रायद्वीपीय क्षेत्रों का उससे कम है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सर्वाधिक क्षरण करती हैं वो आपकी हिमालयी नदियाँ कहती हैं, क्योंकि ऊंचाई से आती है, उसमें वेग होता है, ठीक है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ उतनी ऊंचाई से जाती नहीं, तो इसलिए उसमें उतना वेग होता नहीं है, और इस रीजन की वजह से वो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, ठीक है, वो उतना क्षरण नहीं कर पाती हैं। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं? तो लाहौल में। और चंद्रा भागा ये आपका वही किसकी सहायक नदी है, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित नदियाँ बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी गिरती हैं? आपकी देखिए, ब्रह्मपुत्र है, गंगा, गोदावरी, ठीक है, महानदी, कृष्णा, कावेरी, बगई, पेन्नार, ये सारी नदियाँ इसमें गिरती हैं। दामोदर, कोयल और स्वर्ण नदियाँ जो स्वर्ण रेखा है ये कहाँ से निकलती हैं? तो ये भी ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर पठार और अमरकंटक, ये दोनों रट्टा मार लीजिए। छोटा नागपुर पठार से दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा हो गई, और छोटा ये अमरकंटक से आपका कौन सी हो गई? सोन, नर्मदा और महानदी हो गई, ठीक है ना। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। और कौन सी जो भूमि से संबंधित नदी? भूमि बंधित। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी रिवर जो जिसकी ओरिजिन भी यहीं पे ही हो, भूमि पे, और वहीं पे आपका क्या हो, विलीन हो जाए स्थल भाग में ही, ये आपका जो है कहीं जल या जल स्रोतों से, बड़े जल स्रोतों से ना मिले कि झील में या समुद्र में मिले, ठीक है ना। तो ये आपकी कौन सी है? लूनी रिवर है, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी है। सोन, गंडक, कोसी और गंगा, ठीक है, में सबसे अधिक नदीपथ परिवर्तन किसके द्वारा? नदीपथ परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, कौन सी रिवर सबसे ज़्यादा अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? तो वो कौन सी? कोसी नदी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोसी का जो मार्ग है वहाँ पे अवसादीकरण ज़्यादा है, और वहाँ पे जो चट्टानें उतने ज़्यादा पर्वत पहाड़ वहाँ पे है नहीं, इसलिए वो क्या करती है कि सॉफ्ट रॉक होने की वजह, वहाँ पे अवसाद जमा होने की वजह से पता चले कभी इधर से बह रही है फिर इधर से बहने लगे, ठीक है ना। जैसे जो लोग प्रयागराज में रहते हैं तो आप ये जानिए कि पहले ये मान्यता थी, अब रामायण में भी देखेंगे कि प्रयागराज में जो अभी आप जाएंगे वहाँ पे भारद्वाज का जो आश्रम है, जब आप बालसन चौराहे के पास आप देखेंगे, आनंद भवन के सामने बालसन
के पास, वहाँ पे आपका भारद्वाज ऋषि का आश्रम है। उस आश्रम से आपकी जो गंगा रिवर पहले प्रवाहित होती थी, लेकिन जो है अब अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे देखिए आपका छोटा बगाड़ा और अल्लाहपुर इधर एरिया आ जाता है, उधर से होते हुए प्रवाहित होने लगी, क्योंकि उसने भी क्या किया, अपना मार्ग परिवर्तन किया। इसीलिए जो नदियों की परिभाषा दी जाती है कि ऐसा जलीय स्रोत या जलीय क्षेत्र या जो प्रवाहित जल है जो जिसका कोई निश्चित मार्ग ना हो, जिसका कोई निश्चित पथ ना हो, ठीक है, वो आपका नदी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगर एक निश्चित पथ हो जाएगा, हर चीज़ आप डिफाइन कर लेंगे, तो वो नदी नहीं बल्कि नहर आप उसको कर लीजिए। बड़ी बड़े जो नहर हैं कई नदियों की तरह आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। ओके, नदी पथ परिवर्तन आपका कोसी नदी हो गया। त्रिवेणी जो नहर है किस नदी से उसमें पानी आता है? त्रिवेणी में गंडक से आता है, ठीक है। ये गंडक नदी पे ही बनाया गया। गंगा के किनारे सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है? ये आपका कानपुर शहर सबसे बड़ा है गंगा के किनारे, ठीक है। इतना हो गया आपका। आगे देखिए, अब नेक्स्ट में हम लोग बात कर लेते हैं त्रिवेणी नहर और गंगा नहर। त्रिवेणी में आपका पानी किस नदी से आता है? तो गंडक नदी से त्रिवेणी में आता है। और नेक्स्ट आपका जो है गंगा नदी के किनारे कौन सा स्थित नहीं है? तो उत्तरकाशी गंगा के किनारे नहीं, कश्मीर में पहलगाम नदी जो है, पहलगाम किस नदी के किनारे बसा? पहलगाम बहुत अच्छा जो है एरिया है, बहुत ही घूमने वाला भी क्षेत्र है। लिडर जो रिवर यहाँ पे है पहलगाम में, आपने कई शॉर्ट वीडियो भी मेरा यहाँ पे देखा होगा, जो लिडर रिवर का है पहलगाम एरिया का। हुंडू जो प्रपात है, ठीक है, वो निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर, हुंडरू, ठीक है। किस नदी पर? शिव समुद्रम जलप्रपात है, तो आपका कावेरी नदी पे है। कौन सी? एक मीठे पानी की झील है, ठीक है ना। तो चिल्का और जो आपका लोकटक है, ये दोनों आपकी यहाँ पे देखिए दिया गया, वूलर दिया कि कौन सा मीठे पानी की झील है? चिल्का आपका है। चिल्का जो है ये खारे पानी की तटीय झील है, सांभर भी खारे पानी की है। वूलर और लोकटक ये दोनों आपका क्या है? मीठे पानी के। अब देखिए यहाँ पे आपका जो चिल्का है ये तटीय झील है ना, तो ये खारे पानी की आ जाएगी आपका, ठीक है। तो इतना आई थिंक आपका हो चुका है। यहाँ पे हम लोग मीठे पानी की झीलों की बात कर रहे थे। तो चिल्का आपका जो है तटीय जो अनूप झील है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपने गलत किया है यहाँ पे, ठीक है। वूलर आपकी जो है ये मीठे पानी की जो आपका जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में है, तो वो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। लोकटक और वूलर ये दोनों आपकी क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या दिया है? गलत दिया है, ठीक है। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात है? तो कैमूर में है। एशिया की सबसे बड़ी जो ताज़ा जल वाली गोखुर झील है, ठीक है, वो बिहार में कौन सी है? तो बिहार में आपकी जो कंवर झील है ये आपकी है। दिल्ली, मुंबई, लेह और बेंगलुरु में कौन सा एक सबसे बड़ा सूखा स्थान है? तो ये आपका कौन सा है? वो लेह वाला रीजन है जो सबसे बड़ा यहाँ का क्या है? सूखा स्थान, ठीक है ना। तो ये टोटल आपका पार्ट 1 रहा है। और यहाँ पे देखिए आपका जो दिया गया है कंवर झील हो गया। भारत में मानसून मौसम विस्थापन से इंगित होता है क्या? स्थल और समुद्र का जो तापमान अलग अलग है, तो इसी के द्वारा जो आपने पढ़ा होगा NITCZ, केवल ITCZ, इसी पे अगर ये आप इसका शिफ्टिंग समझ लेंगे तो पूरा का पूरा जो है भारत के जो मानसून है उसका मैकेनिज्म आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ITCZ का इम्पोर्टेंस कितना है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, ठीक है, अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इसी से पूरा होता है आपका मानसून का आना और जाना, यानी कि पूरा जो क्लाइमेटिक का मैकेनिज्म है क्लाइमेट का, वो सारा कुछ आप इससे मानसून मैकेनिज्म समझ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब ये आपका नॉर्थ में शिफ्ट होगा तो भारत के ऊपर ही आपका 25 के आसपास शिफ्टिंग इसकी हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि नॉर्थ की तरफ आपका सनलाइट पड़ने लगती है, ठीक है ना। यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा और उसी के हिसाब से यहाँ पे प्रेशर भी आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता क्यों है? आप जानते हैं कि जैसे हम लोग जो है 165 मीटर ऊपर जाते हैं, ठीक है, 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम लोग ये मानते हैं कि ऊंचाई में जहाँ पे अंतर है, जैसे आपका अमृतसर है और शिमला जो है अमृतसर से ज़्यादा ऊंचा है, तो वहाँ पे जो आपका टेम्परेचर होगा वो क्या होगी? अपेक्षाकृत अमृतसर से कम होगी। तो इसीलिए दोनों एक ही अक्षांश में हैं, इसके बावजूद भी दोनों के टेम्परेचर में अंतर है। अंतर इसलिए है क्योंकि उच्चावच की अवस्थिति के कारण जो है, ठीक है, तुंगता मानसून
का निवर्तन जो है इंगित होता है साफ आकाश से। ठीक है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा न होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। दूसरा रीजन यहाँ पे एक और है कि जो अरब सागर की शाखा का मानसून है, जब यहाँ से ये आता है तो यहाँ पे चूँकि पहाड़ियाँ हैं नहीं, तो ज़्यादातर वर्षा आपका यहीं पे कर लेता है। थोड़ा बहुत जो इसमें आपका आर्द्रता बचती है वो आगे आती है। इधर आपका जो है राजस्थान पहाड़ियाँ न होने की वजह से अरावली के पास से टकराती हैं, तो कुछ वर्षा आपका यहाँ पे अरावली के आसपास क्षेत्रों पे हो जाता है। शेष जो बचती हैं आपका इधर पंजाब के पास आ जाती हैं, और इधर से भी आपका जो बंगाल की खाड़ी की शाखा का मानसून है उत्तर के विशाल मैदान से होते हुए आता है, और यहाँ पे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अब समझिए अरब सागर की शाखा 3 पार्ट में दक्षिण पश्चिम वाली डिवाइड हो जाती है। एक अरब सागर वाली इधर से आ जाती है, एक आपका इधर मुंबई की तरफ चली जाएगी। दक्षिण पश्चिम वाला एक सेनकुट्टा दर्रा से पार करते हुए केरल तमिलनाडु के बीच से यहाँ पे आती है, वर्षा यहाँ पे करती है। अब चूंकि पहाड़ियाँ यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे फंस जाती है और आगे बढ़ नहीं पाती। महाराष्ट्र वाला भी यहाँ पे वर्षा तो करेगा, लेकिन आगे आते हुए एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड में उतनी वर्षा वो नहीं कर पाता है। ठीक है ना, क्योंकि इधर आते आते इसकी आर्द्रता में कमी आ जाती है। और रेगिस्तान की जो परिभाषा आप जानते हैं कि जहाँ पे आपका 25 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है तो जनरली मरुस्थल की परिभाषा दी जाती है। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? पूरा जो गंगा का विशाल मैदान है वो कैसा है? वो CWG से प्रदर्शित किया जाता है अकॉर्डिंग टू कोपेन। तो कोपेन महोदय ने जो अपना जलवायु वर्गीकरण किया था वो कैंडोल की वनस्पतियों के आधार पर किया था। कैंडोल महोदय ने 1872 में जो अपनी वनस्पतियों का वर्गीकरण 5 भागों में किया था, ठीक है, उसी के आधार पर कोपेन ने ABCDE नाम दिया था। और इंडिया के संदर्भ में इन्होंने ASCWG ये सारे वर्गीकरण किए। तो इसका मतलब ये है कि विश्व में जितनी कोपेन की वनस्पतियों के जलवायु वर्गीकरण किया गया, ठीक है, वो सभी भारत में भी पाए जाते हैं। इसीलिए भारत को विविधताओं का देश, और सभी जो जलवायु परिस्थितियाँ वो अकेले भारत देश में ही विद्यमान है। यहाँ पे आपका सर्वाधिक वर्षा वाला भी क्षेत्र मिल जाएगा, सब रेगिस्तान भी मिल जाएगा, मीडियम वाला क्षेत्र भी मिल जाएगा, रेनफॉल वाला भी रीजन मिल जाएगा। यानी कि कोपेन का जो 5 वर्गीकरण है वो सब भारत में मिल जाता है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही, जो हमने आपको बताया है। चेरापूंजी जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मेघालय में है, और चेरापूंजी की जगह अभी ये आपका कौन सा हो गया? मासिनराम हो गया है। ठीक है ना, ये इस राज्य में जाड़े के मौसम में भी बारिश आपकी मिलती है। कहाँ पे? तमिलनाडु या चेन्नई में। ये वर्षा कैसे होती है? ये वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से। ठीक है ना, आगे देखिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। सही सुमेलित कौन सा है? यहाँ पे दिया गया प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश, बाढ़ आपका दिया गया है। ठीक है, तो इससे सर्वाधिक जो प्रभावित है उत्तर प्रदेश और बिहार हो गया। भूकंप में हिमालय का क्षेत्र, सूखा से मध्य पूर्वी भारत, चक्रवात में झारखंड और उत्तरी उड़ीसा हो गया। रेगुर जो मिट्टी है ये आपकी काली मिट्टी का नाम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, और इसमें खेती किसकी होती है? कपास की सर्वाधिक होती है, गन्ने की होती है। करेवा जो मृदा है ये आपकी केसर की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कहाँ पे पाई जाती है? ये आपका जम्मू कश्मीर में पाई जाएगी। निम्नलिखित मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती कौन सी? जलोढ़ हो गई, बांगर, खादर, ये दोनों आपका इसी का ही रूप है। ठीक है, गंगा के मैदान की जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है वो बांगर होती है, जो नवीन जलोढ़ होती है वो खादर होती है, क्योंकि उसमें उपजाऊ बना रहता है। जो लोम मिट्टी या दोमट मिट्टी है इसमें आपका बालू, चिकनाकड़ और गाद मिलता है। करेवा मृतिका जो जाफरान यानी केसर की खेती के लिए उपयुक्त है, ठीक है, ये कहाँ पे पाई जाती है? तो कश्मीर, हिमालय में करेवा मृदा पाई जाती है। पौधों के सबसे अधिक जो पानी है वो किस मिट्टी में मिलता है? इसका मतलब कौन सा मिट्टी जो सबसे अधिक पानी सोखता है? तो ये आपकी चिकनी मिट्टी है। ठीक है, तो ये सर्वाधिक पानी सोखती है, सर्वाधिक नमी भी इसमें रहता है। मृदा अपरदन वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर घने पतझड़ वाले जो वन है वो जंगलों से घिरा है? मध्य प्रदेश है। किस राज्य में जो सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? तो 2021 का जो ISFR रिपोर्ट है, मिजोरम जो है इसमें नंबर 1 पे। सर्वाधिक वन क्षेत्र जो परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो आपका जो है कहाँ पे आ जाएगा? मिजोरम वाला रीजन आ जाएगा। ठीक है, पट्टी सीमा परियोजना नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। तो पट्टी सीमा जो परियोजना है, पट्टी सीमा प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है किसके द्वारा?
तो लघु जो परियोजना है उसके द्वारा। सारनन जो सिंचाई नहर है वो गंडक से निर्मित है। निम्नलिखित शहर प्रणाली से बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती किसके द्वारा, तो त्रिवेणी नहर से, जो गंडक से निकाली गई है। ठीक है ना। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना किसकी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। भाखड़ा नांगल डैम ये सतलज नदी पे बनाया गया है। ठीक है ना। मयूर काशी, मचकुंड, पल्लीवसार और शिव समुद्रम ये जो जल विद्युत उत्पादन के केंद्र हैं। ठीक है। इसमें सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना आपका शिव समुद्रम है। अब कमेंट आप लोग करेंगे कि किस नदी पे बनाया गया है। ठीक है। नागार्जुन सागर जो बांध है बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है, कृष्णा पे है। हीराकुंड बांध जो है ये आपका महानदी में बनाया गया है। मैथान, बेलपाड़ी और तिलैया ये बांध जो है बराकर नदी पे बनाया गया। ये आपका डीवीसी जो दामोदर वैली कारपोरेशन परियोजना उसके तहत ये सभी बांध बनाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी, तो उत्तरी कोयल नदी पर इन्होंने मंडल बांध परियोजना की बात करी थी। ठीक है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या होता है, मतलब जुड़ा पैदावार का मतलब क्या हो गया, डबल क्रॉपिंग का मतलब कि इसमें आपका जो है अलग अलग मौसमों में एक साथ दो फसलों को उगाना। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार जो है कितना है, ऑलमोस्ट 1 हेक्टेयर से कम है। कौन सा एक 20वीं सदी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। ठीक है। 20वीं सदी के 60वें दशक की बात कर रहा है। तो इस समय जो कार्यक्रम चलाए गए थे हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का, यानी प्रोडक्ट्स जो आपका फर्टिलाइज़र वाटर टेक्नोलॉजी की यूज यहाँ पे करी गई थी। ठीक है। उच्च उपज किस्म कार्यक्रम का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक गेहूं की प्रगति, मतलब सर्वाधिक जो प्रगति किसके उत्पादन में करी है, गेहूं के उत्पादन में करी है। और आपने वहाँ पे देखा भी था जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल की खेती पे ही पड़ा था। और द्वितीय जो हरित क्रांति है इसके लिए क्या किया गया कि पहली हरित क्रांति में हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी पे जोर दिया था, प्रोडक्शन पे करा था। ठीक है। यानी कि उत्पादन पे, और दूसरे में उत्पादकता पे या उसकी जो क्वालिटी है उस पर हम लोगों ने फोकस किया। पहले में क्वांटिटी कि भाई हम लोग खाने के लिए कम से कम पर्याप्त हो जाए, भले ही वो आपका उतना प्रोडक्टिव ना हो, उतना क्वालिटी वाला ना हो, बाद में क्वालिटी देख लेंगे। तो जनरली आप यही देखते हैं कि भाई हमारी जो भूख है वो मिट जाए पहले, बाद में हम लोग जो है वो ट्राई कर सकते हैं कि फिर हमको जो है ड्राई फ्रूट्स लेना है या क्या लेना है। ठीक है। द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य जो था वो अब तक लाभान्वित नहीं हो सका। इंद्रधनुषी जो क्रांति थी वो द्वितीय हरित क्रांति के ही परिणाम स्वरूप आई। ठीक है। क्योंकि इसमें जो है कुछ ऐसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया द्वितीय हरित क्रांति में जो पहले वाले में फ़ायदा नहीं ले पाए थे। ठीक है ना। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन के साथ साथ फसलों उत्पादन पे भी दिया गया था। ठीक है ना। द्वितीय हरित क्रांति में जो आपका दिया गया था, तो कह रहा है हरित क्रांति के घटक को चुनिए। तो हरित क्रांति में आपका उच्च उत्पादन वाले हाइल्डिंग वैरायटी सीड्स के लिए बात करी गई थी, इरिगेशन पे बात करी गई थी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया, ग्रामीण सड़कें और विपणन की व्यवस्था करी गई। इसी के द्वारा क्या हुआ कि हरित क्रांति जो है के द्वारा जो किसान थे भारत के उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिला। इंद्रधनुषी जो क्रांति है उससे किस चीज़ का संबंध है, तो इंद्रधनुषी क्रांति में जो सभी 7 क्रांतियाँ, सारी क्रांतियाँ आपकी सम्मिलित रूप से इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत शामिल करी जाती हैं। जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। ठीक है। सारी जो क्रांतियाँ आप पढ़ते हैं वो सब इसमें आएगी। काली क्रांति भी। तो ये आपका कच्चा तेल से संबंधित है। गेहूं के उत्पादन वाला जो सबसे ज़्यादा अधिकतम उत्पादन कर रहा है वो यूपी कर रहा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो पंजाब, हरियाणा। गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल के फसलों में कौन सा भारत में प्रमुख खाद्यान्न है, तो ये आपका चावल है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, तो ये भी आपकी चावल है। चावल का कटोरा जो है कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है वो आपका है। ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा जो कपास का प्रोडक्शन कर रहा है गुजरात है। ये एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं, तो आपकी महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। चलिए ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे आपका पहले पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है गन्ना उत्पादन में, यूपी है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात है। ठीक है। गन्ना, जूट, गेहूं और मूंगफली में से शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, जहाँ पे भूमियाँ कैसी शुष्क हैं, तो मूंगफली है। जैसे झांसी वाला क्षेत्र यूपी में देखिए। काफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में यह क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो कर्नाटक में कौन सा पुलनेज नहीं है। ठीक है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किस चीज़ का, चाय का, इसीलिए इसको
इंपोर्ट भी हम लोग करते हैं। भारत का सबसे बड़ा जो रबर का प्रोडक्शन है वो केरल में कर रहा है। एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो आपका जम्मू कश्मीर है। और सर्वाधिक पटसन उत्पादन पश्चिम बंगाल में हो रहा है। कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है, तो हल्लीकर और मेवाती है। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लॉयस के उत्पादन कर रहे हैं, तो एमपी और उड़ीसा है। भारतीय राज्य में लॉयस को उपलब्ध कहाँ पे नहीं है, पंजाब में नहीं है। ठीक है, लॉयस्को में बैलाडीला की जो खान छत्तीसगढ़ की है, ये आपका हेमेटाइट का प्रोडक्शन कर रही है। जबकि पश्चिमी भूमि जो जिला है पश्चिमी सिंहभूम में जो चिड़िया का क्षेत्र है वो आपका लॉयस के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत के किस राज्य में चांदी नहीं होती है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड किन में, तो ये आपका गुजरात में जो है चांदी नहीं है। ठीक है, तो भारत का कौन सा राज्य तांबे का बड़ा उत्पादन कर रहा है, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, और इसका जो लेटेस्ट डेटा है उसका भी एक कलेक्शन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो भी आपका हाल ही में डेटा आया है। ठीक है ना, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है। थैंक यू।